बार भुला। शुरू करें हम लोग। मंगलाचरण। स्क्रीन पर मंगलाचरण दिखाएं यदि हमारे विद्यार्थी हों साथ में, तो नहीं तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, और आगे बढ़ाता हूं विषय को। धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। आज जो एक शूद्र विकार अर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सारे हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पारे, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सनद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नाय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है, और इस बार काफी समय बाद में मैं लाइन टू लाइन प्रकरण को यहाँ पढ़ रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात यही है कि दादा के लिखा हुआ यह पूरा ग्रंथ परम भाव प्रकाशक, ये लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम एक बार समझ लेवें,
संक्षेप में प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से, बहुत सरल ढंग से कम दिनों में भी उसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक बार भावना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपनी कर रहे हैं अपन और परमानेंट रहता है ये सब कुछ, इसलिए एक बार तो कम से कम उसको अपन पूरी तरह से जान लेवें, पूरी तरह से पढ़ लेवें। एक एक वर्ड टू वर्ड यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए, जो बातें हम आपके बीच में कर चुके हैं उनमें कई परिभाषाएं हमने निश्चय व्यवहार के संदर्भ में देखी थी और आपको याद करने के लिए भी कही थी। नयों की परिभाषाएं अलग थी, निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं अलग है। निश्चय व्यवहार की इन परिभाषाओं में हमने टोडरमल जी की निष्कर्ष परिभाषाएं भी बतलाई और सर्व परिभाषाओं को आधार बनाकर भी आपके बीच में चर्चा की गई। टोडरमल जी की परिभाषाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, जिसे आप लोगों को याद करने के लिए मैंने कहा था 40 नंबर पेज पर 4 नंबर वाली परिभाषा थी। निश्चय नय, नहीं व्यवहार नय, स्वद्रव्य परद्रव्य को, 3 बातें थी ना, वापस याद दिला रहा हूं महेंद्र जी साहब। व्यवहार नय, स्वद्रव्य परद्रव्य को एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट उनके भावों को, और तीसरा पॉइंट कारण कार्यादिक को। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तो व्यवहार नय है। माने व्यवहार नय का काम या तो 2 द्रव्यों को मिलाएगा, द्रव्यों को मिलाकर के नहीं कहेगा, तो उनके भावों को मिलाएगा, और भावों को मिलाकर के यदि कथन नहीं करेगा तो फिर कथन कर देगा उनमें कारण कार्यादिक को मिला करके। तो या तो द्रव्यों को मिलाए या उनके गुणों को मिलाए या कारण कार्यादिक के संबंध में इस तरह की चर्चा करे, ये सब व्यवहार नय के काम हैं इस प्रकार के। और निश्चय नय किसी को किसी में नहीं मिलाता। ये सब चर्चा आपके बीच में कर चुके थे। और जो संक्षिप्त निष्कर्ष परिभाषाएं थी, जो 7 बातें यहाँ कही थी, वे बातें भी आपके बीच में 41 नंबर पेज पर हम चर्चा कल कर चुके हैं। मैं उन बातों को भी रिपीट नहीं करूंगा, विषय बहुत लंबा है, क्योंकि करीब करीब हमारा ये जो प्रकरण है इस पूर्वार्ध में ये 180 पेज तक का प्रकरण है। माने लगभग 250 पेज हमारे को पढ़ने हैं, और समय तो इतना सीमित है कि ये परिस्थितियां कुछ इस तरह की रही, बंद 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 बंद, तो और विषय भी चलते रहे। समय सीमित, कोर्स लंबा, चलना है फास्ट हमारे को। एवरेज यदि हम 2-3 पेज रोजाना नहीं पढ़ेंगे तो शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे। इतनी जरूर मैं गारंटी ले सकता हूं, दावे से बात कह सकता हूं, हर लाइन आपके समझ में आएगी, ऊपर से कुछ नहीं जाएगा, है ना। देखिए, आज हमें चर्चा करनी है निश्चय व्यवहार के संदर्भ में कुछ अलग हटके बातें। क्या मतलब साहब समझ में नहीं है पंडित जी, अलग हटके बातें क्या करना चाह रहे हो आप? अभी तक निश्चय व्यवहार के संदर्भ में एक बात कही, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ऐसा कहा था ना अभी तक। अभेद कथन करने वाला निश्चय होता है, अभेद बात बतलाने वाला निश्चय होता है, और भेद करके बतलाने वाला व्यवहार नहीं होता है। ठीक है ना। एक थोड़ी सी अलग बात है, अलग हटके। समय सार की जब 27 नंबर की गाथा को देखते हैं, ग्रंथाधिराज समय सार गाथा नंबर 27 को जब खोला जाता है तो बात पलट जाती है। वहां अभेद को व्यवहार कह दिया है, भेद करने वाले को निश्चय कह दिया है। क्या बात कर रहे हो आप? देखो, मूल परिभाषा अभेद को ही निश्चय कहते हैं। इसको अपने दिमाग में 100% जमा करके रखना। हम इसके रहस्य को आपके बीच में बतलाएंगे, आखिर इन बातों के पीछे रहस्य क्या है, इनमें छिपी हुई बात क्या है। प्रकरण 41 नंबर पेज पर, पुरानी पुस्तकें नए चक्र में, परम भाव प्रकाशक नए चक्र में, और समय सार गाथा 27 बीच में दी हुई है, जैसा कि समय सार में कहा है। खोलो जरा, गाथा पढ़ता हूं। व्यवहारिणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको, नदुनिश्चयस्य जीवो देहो ये कदाव्ये कठो। पद्यानुवाद बोले।
पहले गुजराती वाली पुस्तकों में 28 नंबर पेज है, गुजराती पुस्तकों जो खोल करके बैठे हैं उनको 28 नंबर पेज पर मिलेगा। देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। क्या कहा? देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। क्या? शरीर और आत्मा एक कह दिया, व्यवहार नहीं का कथन है भाई साहब। और ये 27वीं गाथा का पद्यानुवाद बोला है मैंने आपको। व्यवहार नवो भासदी, व्यवहार नए से भाषित होता है, दिखता है। क्या? जीवो देहो, जीव और शरीर, हवदी होता है, खलु एक को एक दिखाई देता है। और नैदु निश्चय से, निश्चय से यदि देखें तो क्या होता है? जीवो देहो एक कदावी एक कट्टो, कदावी कदापि, और स्टार्टिंग शब्द दिए थे नदु, कदापि इकट्ठे नहीं हो सकते, कदापि एक नहीं हो सकते, निश्चय और व्याप्त। क्या है? शरीर और आत्मा। भाई साहब, इस बात को देखने पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बात बदल गई है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि शरीर और आत्मा को अभेद करके देखा तो अभेद तो निश्चय होना चाहिए था ना संतोष जी भाई साहब? शरीर और आत्मा, इन दोनों को जब अभेद देखा गया तो अभेद वाली दृष्टि तो निश्चय नहीं की होती है ना। और शरीर और आत्मा में भेद करके देखा तो भेद देखने वाली दृष्टि तो व्यवहार होती है। ये तो परिभाषा, अपनी मूल परिभाषा को पक्का दिमाग में सेट रखना तो बात समझ में आएगी। अभेद निश्चय, अभेद देखने वाला निश्चय नहीं, भेद देखने वाला व्यवहार नहीं, पक्का। तो शरीर और आत्मा, इनको अभेद देखा गया तो अभेद को तो निश्चय नहीं देखेगा। जबकि कुंद कुंदाचार्य देव यहां अभेद देखने को व्यवहार कह रहे हैं। क्या है भाई साहब? रहस्य क्या है इसके पीछे? रहस्य कुछ और है अजय जी, रहस्य कुछ और है यहां छिपा हुआ। वो रहस्य क्या है भाई साहब? जहां एक द्रव्य की बात हो वहां वो मूल परिभाषा लगती है, और जहां भिन्न भिन्न द्रव्यों की बात हो वहां बात उल्टी हो जाती है। क्या संयम? जब एक ही द्रव्य की बात होगी तब तो मूल परिभाषा वही है, अभेद सो निश्चय। क्या सचिन जी सही कह रहे हैं आप? दो द्रव्यों को मिलाकर के देखा गया है इसलिए व्यवहार है। यहाँ अभेदता और भेदता वाली जो परिभाषा कही थी वो परिभाषा नहीं लगेगी निश्चय व्यवहार की। तो कौन सी परिभाषा लगेगी? जो संयोगी कथन करता है वो व्यवहार, और जो असंयोगी कथन करता है वो निश्चय, ये वाली परिभाषा लगेगी। ध्यान देना, आप कौन गलत जगह पर गलत परिभाषा लगा लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या आप परिभाषा आपने गलत लगा ली यहाँ कि साहब शरीर और आत्मा एक है, शरीर और आत्मा एक है। बोलो परिभाषा कौन सी लगेगी? भाई अभेद देख रहे हो, देखो शरीर आत्मा एक है, इनको अभेद कह रहे हैं, अभेद देख रहे हैं इनको, तो फिर निश्चय नहीं होना चाहिए क्योंकि अभेद को निश्चय कहते हैं। अरे भैया ये परिभाषा नहीं लगेगी। तो कौन सी लगेगी? यहाँ अभेद नहीं देखना है, यहाँ संयोग देखना है, यहाँ उपचार देखना है, यहाँ लगावटी मिलावटीपन देखना है। सो व्यवहार नहीं का कथन, ठीक है ना? संयोगों का कथन करे उसका नाम व्यवहार, उपचरित कथन करे उसका नाम व्यवहार, भेद का कथन करे उसका नाम व्यवहार, पराश्रित कथन करे उसका नाम व्यवहार। कितने तरह के व्यवहार कहे थे? स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार है, कहीं ये परिभाषा लगती है। कहीं अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, ये परिभाषा लगती है। कहीं असंयोगी कथन निश्चय और संयोगी कथन व्यवहार, कहीं ये परिभाषा लगती है। आपको लगाना पड़ेगा कौन सी जगह पर कौन सी परिभाषा की चर्चा चल रही है। सब जगह पर एक ही से थोड़ी ना काम चलेगा। पवित्र जो बात चल रही है वो क्या कहना चाह रहे हैं यहां? माने अब देखिए एक बात और कहता हूं यहां, पहले नीचे पढ़ लेते हैं दादा क्या कहते हैं। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है
कि व्यवहार मात्र एक अखंड वस्तु में भेद ही नहीं करता, अपितु दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद भी स्थापित करता है। बोलो क्या कह रहे हैं? क्या कहा? एक एक शब्द कितना मार्मिक है। व्यवहार नए मात्र एक अखंड वस्तु, एक बात तो ये हो गई, एक अखंड वस्तु में भेद ही नहीं करता, माने भेद तो करता ही है, एक वस्तु में भेद तो करता ही है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद भी स्थापित करता है। इसी प्रकार निश्चय मात्र एक अखंड वस्तु में भेदों का निषेध कर अखंडता की स्थापना ही नहीं करता। मात्र इतना सा काम नहीं है इसका निश्चय नय का, क्या अखंडता बतला दी, अभेदता बतला दी, मात्र इतना ही नहीं करता, अपितु दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्यवहार द्वारा जो प्रयोजन वश स्थापित एकता थी, उस एकता का खंडन भी करता है। क्या समझ में आई क्या बात? अब देखो, मैं इस आधार पर यह कह सकता हूं, निष्कर्ष वाक्य ये कह सकता हूं कि निश्चय नय है या व्यवहार नय है, इस बात को घटित करने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ एक वस्तु की चर्चा है या दो वस्तुओं की। क्या वानंद जी साहब? हमने पूछा, बोलो अभेद इसे निश्चय कहें या व्यवहार कहें? अभेद को बोले साहब आचार्यों ने परिभाषा तो अभेद को निश्चय कही है, फिर भी उसके बावजूद भी हम रिकमेंड करना चाहते हैं आपको यह बात कि आप पहले यह नक्की करें कि अभेदता किसमें की जा रही है, अभेदता किसमें देखी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है सोने और चांदी को अभेद करके कह रहा हो। बोलो कितने तोले का आभूषण है? तो बोले 5 तोला तो गोल्ड था और 2 तोला उसमें चांदी मिली थी, तो 7 तोले के गोल्ड का आभूषण कह दिया आपने। तो ये 7 तोले का गोल्ड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। 5 किलो गोल्ड में यदि 1 किलो चांदी मिला दी तो टोटल गोल्ड कितना हो गया? 6 किलो। 6 किलो नहीं हुआ। ये देखना पड़ेगा किसमें किसको मिलाया जा रहा है। यदि दो द्रव्यों की मिलावट है तो व्यवहार हो जाएगा, दो द्रव्यों की अभेदता है तो व्यवहार हो जाएगा, दो द्रव्यों की अखंडता है, दो द्रव्यों की एकता है तो व्यवहार हो जाएगा। और यदि एक ही द्रव्य की बात करते हैं अभेदता अखंडता के संदर्भ में, तो फिर वो निश्चय नय का कथन है। एक ही द्रव्य की बात देखोगे, अभेद अखंड एकता, वो निश्चय नय का कथन है। ये तो बात हो गई निश्चय व्यवहार में एकता और अखंडता संबंधी। अब बात कीजिए उल्टा करके, भेद संबंधी बात कीजिए। यदि वह भेद भिन्न भिन्न वस्तुओं में किया जा रहा है तो फिर निश्चय है। सच्ची बात कर रहा है ना, असंयोगी बात कर रहा है? नहीं नहीं भैया, ये 5 किलो चांदी और 1 किलो गोल्ड, इसमें से गोल्ड तो 5 किलो ही है, जो एक किलो है वो चांदी है, वो मैल है, बल्कि उसको तो निकालने के पैसे और लगेंगे, आपके मिलावट को निकालने के पैसे और लगेंगे। तो ये बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य थी। देखिए इसी तरह की चर्चा को कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं, नीचे देखिए। इस प्रकार निश्चय नय का कार्य पर से भिन्नत्व और निज में अभिन्नत्व स्थापित करना है। हो गई बात। निश्चय नय का काम पर से भिन्नत्व, पर भिन्न है, पर वस्तु भिन्न है, शरीर भिन्न है, संयोग भिन्न है, तो संयोगों की भिन्नता बताने वाला एक काम। और निज में अभिन्नत्व, आत्मा तो अभेद अखंड है, यह काम है। तथा व्यवहार का कार्य अभेद वस्तु में को भेद करके समझाने का, अभेद वस्तु को भेद करने के साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग, अलग अलग वस्तुएं उनका संयोग व्यवहार नय का काम कर रहे हैं। तन निमित्तिक संयोगी भावों का ज्ञान कराना, ये व्यवहार नय का काम है। यही कारण है कि निश्चय नय का कथन स्वाश्रित और व्यवहार नय का कथन पराश्रित होता है।
तथा निश्चय नय के कथन को सत्यार्थ सच्चा और व्यवहार नय के कथन को असत्यार्थ उपचरित कहा जाता है। उक्त उदाहरण में ही देखिए, जहां व्यवहार ने देह और आत्मा में एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, वहीं निश्चय ने उससे स्पष्ट इनकार कर रहा है। जो 27वीं गाथा प्रस्तुत की गई, इस 27वीं गाथा में आखिर क्या कह दिया गया? व्यवहार ने देह को और आत्मा को इनमें एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, निश्चय ने उससे स्पष्ट इनकार कर रहा है। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ, एक हो सकते नहीं। कितना वजन है। कह रहा है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। जीव और देह ये कदापि एक नहीं हो सकते। व्यवहार की दृष्टि संयोग पर है और निश्चय की दृष्टि असंयोगी तत्व पर है। इसी प्रकार अब बात देखिए उल्टी थोड़ी सी। 7वीं गाथा बतला रहे हैं, समय सार की 7वीं गाथा देखिए इसी प्रकार। बोलो भैया। तन निमित्तिक शब्द है ना पीछे, एक तन निमित्तिक मतलब तत्व निमित्तक। तत्व माने वह और निमित्त उसके निमित्त से। तन निमित्तिक माने उसके निमित्त से। तन निमित्तिक पर के निमित्त से होने वाले भावों को भी व्यवहार ने कह देता है। ऐसी बात थी। व्यवहारेण वधे सदी चरित दंसणम नाणम नवीणाणम चरितम दंसणम जान गो शुद्धो दृग ज्ञान चारित्र जीव के है, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। ज्ञानी आत्मा के चारित्र दर्शन ज्ञान ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। इसमें व्यवहार नय ने एक अखंड आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद करके समझाया है, परंतु निश्चय नय ने सब भेदों का निषेध कर आत्मा को अभेद ज्ञायक स्थापित किया है। ठीक है, देखो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बात थोड़ी सी कर लेंगे आपके बीच में। व्यवहार नय ने समय सार की 27वीं गाथा में पर से एकता बताई थी। गाथा ध्यान देना भैया, गाथाएं यदि आपको ध्यान रहेगी ना तो विषय वस्तु स्पष्ट फटाफट हो जाएगी, क्योंकि हम नंबर बोलेंगे, नंबर बोलते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। नंबर का 27वीं, तो 27वीं मतलब शरीर आत्मा को एक बताने वाली गाथा व्यवहार से। 7वीं गाथा माने ज्ञान दर्शन आदि का भेद करने वाली गाथा। ठीक है ना, माने ज्ञान दर्शन आदि का भेद कर दिया तो व्यवहार नहीं हो गया, और शरीर आत्मा को एक बता दिया तो भी व्यवहार हो गया। ठीक है, दोनों गाथाओं के आधार पर हम इस कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं, हमारे विद्यार्थियों से पूछते हैं ना तो हम ऐसा कहते हैं 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं बताइए। 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर निश्चय व्यवहार का स्वरूप बतलाइए। निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है, तो फिर क्या बतलाएंगे इनका स्वरूप 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर? तो इनका स्वरूप ऐसा दिखाई देता है हमारे को कि 27वीं गाथा में संयोगों का प्रसंग बतलाया। क्या उपचार के प्रसंग वाली गाथा है 27वीं गाथा। व्यवहार नहीं की दृष्टि से देखें तो 27वीं गाथा में उपचार का प्रसंग है और 7वीं गाथा में भेद का प्रसंग है। व्यवहार नहीं की परिभाषाओं में कितनी पॉइंट लागू होते हैं? चलो ऐसा, चलो अभी दूसरे प्रकार से कहता हूं। व्यवहार नहीं के पॉइंट देखो जरा, कितने पॉइंट है व्यवहार नहीं के? अरे अपने सामने नहीं है ना। व्यवहार नए भेद भी देखता है, व्यवहार ने उपचार का भी कथन करता है, व्यवहार ने संयोगी कथन भी करता है, व्यवहार ने पराश्रित कथन भी करता है। ठीक है ना,
व्यवहार ने मिलावट करके भी देखता है, इतनी बातें देखता है व्यवहार ने। अभी व्यवहार ने भेद भी देखा और व्यवहार ने उपचार भी देखा। तो ये व्यवहार ने ये कथन है ना, तो 27वीं गाथा में तो उपचार देखा गया है, उसे व्यवहार कहा है, और 7वीं गाथा में भेद देखा है, उसे व्यवहार कहा है। 7वीं गाथा के अंदर कहा है व्यवहार किसे कहें, बोले ज्ञान दर्शन के भेद कर दिए, पुद्गल की चर्चा करनी हो तो स्पर्श गंध वर्ण के भेद कर दिए, गुण भेद कर दिए, प्रदेश भेद कर दिए, शक्तियों की दृष्टि से भेद कर दिए। तो ये भेद करने वाला कौन है, बोले ये भेद करने वाला व्यवहार है। इन भेदों का नाम व्यवहार है। ख्याल में आ रही है बात? देखो वापस पढ़ता हूं, यहाँ व्यवहार ने 27 समय सार की 27वीं गाथा में पर से एकता बताई थी, और 7वीं गाथा में एक आत्मा में भेद किए हैं, तथा निश्चय ने 27वीं गाथा में पर से भिन्नता स्थापित की थी, और 7वीं में भेद का निषेध एकता स्थापित किए, निषेध कर एकता स्थापित किए। इस प्रकार व्यवहार का कार्य, निष्कर्ष है ये इन दोनों गाथाओं के आधार पर, व्यवहार का कार्य निज में भेद और पर से अभेद। व्यवहार का कार्य क्या हुआ, स्वयं में भेद और पर से अभेद करके समझाना है, और निश्चय का कार्य पर से भिन्न और स्वयं से अभेद करना है। यही इनके परस्पर विरोध का रूप है। 7वीं और 27वीं गाथा समय सार समझा रहे हैं यहाँ नए चक्र। आपको मालूम है ये अपने देव सेनाचार्य तो ऐसा लिखते हैं, नए निश्चय व्यवहार नयों का प्रकरण करते समय, लिखते समय वे लिखते हैं, अब हम समय सारादि ग्रंथों का आधार बनाकर निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप लिखते हैं। निश्चय व्यवहार नए से समय सार नहीं है, समय सार से निश्चय व्यवहार निकाले हैं, समय सार से निकाल करके निश्चय व्यवहार नए रखे हैं। तो समय सार से निकालो, 27वीं गाथा से व्यवहार निकाला हमने, बोले संयोग का कथन कर रहा है, उपचरित कथन कर रहा है, उपचार वाले को जीव कह रहा है, बोले व्यवहार है, ये निकाला ना समय सार से। और समय सार की 7वीं गाथा से परिभाषा निकाली व्यवहार की, तो कहा भैया जो भेद का कथन करता है वो व्यवहार है। ऐसी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी पहले आलाप पद्धति की, अभेद अनुपचारतया निश्चय वस्तु निश्चय तिथि निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवहार्य तिथि व्यवहार है। ऐसी बातें पढ़ी थी ना, उसी तरह की बातें बतला रहे। तो ये निष्कर्ष वाक्य हो गया। अभी निश्चय व्यवहार के संबंध में जो स्थिति उक्त भेदाभेद संबंधी है, वही स्थिति कर्ता कर्मादि संबंधी भेदाभेद की भी जाननी चाहिए। बहुत मार्मिक बिंदु दे दिया है ये, माने यहाँ भेदाभेद को समझा तो दिया है, अभेद को और भेद को, इसी तरह से कर्ता कर्म के संदर्भ में भी भेदाभेद की स्थिति को समझ लेना चाहिए, ऑटोमेटिक समझ लेना चाहिए। बोलिए भाई साहब क्या कहना है, अनम्यूट किया जाए इनको, हाथ खड़ा है। अनम्यूट भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए भाई साहब, ऐसा भी कह सकते हैं ना, व्यवहार समझने के लिए है और निश्चय आनंद के लिए है। हाँ सही ये है, कहना सही है क्या? सही है, सही है। व्यवहार समझने के लिए है और निश्चय समा जाने के लिए है, ऐसा कहते हैं हम। आनंद करने के लिए, निश्चय का सारा आनंद के लिए लेना। भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य, तो ऐसा वाक्य बनता है, व्यवहार न समझने के लिए है और निश्चय न समा जाने के लिए है। आत्मा को हमने समझा ज्ञान दर्शन आदि भेद करके, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भेद क्यों किए, इससे आत्मा को समझना है। समझा हमने, भेद करके समझा, भेद करके समझा ना, ये समझने के लिए प्रयोग किया गया। और ये भेद करते करते हमने क्या किया, अब समा जाओ, आत्मा में समा जाओ। समझ में आ रही है बात? अभेद अखंड आत्मा। अब जब समाने का प्रसंग होगा, जब अनुभव का प्रसंग होगा, जब अपने में डूब जाने का प्रसंग होगा, तो फिर भेद नहीं होंगे।
समझ में आ रही है बात? फिर भेद की चर्चा नहीं होगी, फिर तो अभेद अखंड देखेंगे। इसलिए अभेदता की भी जरूरत है और भेद की भी जरूरत है। अभी व्यवहार नहीं की उपयोगिता संबंधी जब आगे बातें करेंगे ना तो बात समझ में आएगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहाँ कर्ता कर्मादि के संदर्भ में, इसको अपन लगा सकते हैं, इसके प्रयोग कर सकते हैं बहुत सारे। जो बातें भेदा भेद संबंधी कही है उन्हीं बातों को कर्ता कर्मादि स्थिति के संदर्भ में लगा लो तो कैसे कैसे लगेगी, कर्ता कर्म के संबंध में स्थिति किस तरह से बनेगी, बतलाओ। बस वही बात, एक द्रव्य का कहना, एक द्रव्य में कर्ता कर्मादि संबंध बतलाना या भिन्न भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध बतलाना। जब एक ही द्रव्य का कर्ता धर्तापन की बात होगी तो निश्चय नहीं हो जाएगा, भिन्न भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध की बात होगी तो व्यवहार नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक वस्तु और दो वस्तु की इन चर्चाओं को यहां भी तो लगा करके देखिए। हमने ये कहा कि भैया मैं अपने ज्ञानादिक का करता हूं, ठीक है, तो ये निश्चय का कथन है। और मैं शरीर का करता हूं, मैं संयोगों का करता हूं, मैं बिजनेस का करता हूं, मैं घर बार का करता हूं, मैं महल मकान का करता हूं, मैं बच्चों के पालन पोषण का करता हूं, व्यवहार नहीं का कथन हो गया। तो पर के साथ में जहां कर्ता कर्म संबंध होगा है, इसी तरह के कथन जैसे मैंने रोटी बनाई, ऐसा कहा है ना, हमने रोटी बनाई, बाई ने रोटी बनाई, कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुंदाचार्य देव ने समय सार लिखा, भारली जी ने नए चक्र लिखा। तो ये क्या है चक्र? इन्होंने नए चक्र लिखा है तो हमने भी चक्र लिखा है, हमने काल चक्र लिखा है। तो जो चक्र, ये जो पर के कर्ता धर्तापन की जहां चर्चा है, कर्ता कर्मादि संबंध की जहां बात है पर के साथ में, तो वो होगा व्यवहार। और पर के साथ में कर्ता कर्मादि के जहां निषेध की बात है वहां हो गया व्यवहार, वहां हो गया निश्चय। देखो इन इन बातों के संबंध में थोड़ा बहुत तो लिखा है दादा ने भी, नीचे नीचे पढ़ते हैं अपन। अवनीश भाई इसी तरह का है, व्यवहार नए समझने का काम करता है, समझाने का काम करता है, और निश्चय ने अनुभव के लिए हुआ करता है। ये बिल्कुल परम शुद्ध निश्चय तक पहुंचाने की बात है। यद्यपि निश्चय ने भी प्रतिपादन करता है, लेकिन बात करेंगे अभी ये निश्चय व्यवहार का प्रकरण कई दिनों तक चलेगा। जब तक घुटाई नहीं होगी ना इसके अच्छे से, तब तक वो कंसेप्ट अपने दिलो दिमाग में क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो निश्चय व्यवहार को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन ही बने रहेंगे। हमेशा ऐसा बना रहेगा, यार ये क्या चक्कर है, यार ये क्या चक्कर है। सबके अपने अपने चश्मे हैं, निश्चय नए के चश्मे से देखते हैं तो बात अलग दिखाई देती है, जब व्यवहार नए के चश्मे से देखते हैं तो बात अलग दिखाई देती है। काला चश्मा लगाओ तो सब कुछ काला काला ही दिखाई देगा, रेड चश्मा लगाएंगे तो सब कुछ रेड दिखाई देगा, हरा चश्मा लगाएंगे हरे ग्लास वाला तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। तो आपने आंखों के ऊपर निश्चय वाला चश्मा चढ़ाया तो आपको वस्तु वैसी ही नजर आएगी, और व्यवहार वाला चश्मा चढ़ाया तो वस्तु वैसी नहीं नजर आएगी। बात क्या कर रहे हैं यहां, देखिए निश्चय व्यवहार के संबंध में जो स्थिति उक्त भेदाभेद संबंधी है, वही स्थिति कर्ता कर्मादिक संबंध में संबंधी भेदाभेद की भी कही जानी चाहिए। जहां एक और व्यवहार नए से निमित्त आदि की अपेक्षा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता आदि कहा जाता है, और निश्चय नए से मैं ही मेरा कर्ता धर्ता कहा जाता है। क्या ध्यान ध्यान देना, थोड़े से महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ। आप लोगों के पास में पुस्तकें हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 42 के लास्ट लाइनों से देखिए, वापस 42 पेज की लास्ट लाइनों से देखिए, जहां एक और व्यवहार नए से निमित्त आदि की अपेक्षा, माने व्यवहार ने जो कथन करता है वो निमित्तों की अपेक्षा कथन करता है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कह दिया है निमित्त की अपेक्षा से, व्यवहार नए से कहा जा रहा है, पर को कर्ता कह दिया है। गुरु से ज्ञान होता है,
देशनालब्धि में पर निमित्त होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं पैसे खर्च करता हूँ, मैंने पैसे कमाए हैं, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बनाता हूँ, ये सब कथन क्या है? निमित्त आदि की अपेक्षा से व्यवहार नहीं के कथन है, जहां एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाता है। ये व्यवहार नहीं के कथन, कर्ता संबंधी बता रहे हैं, ये व्यवहार नहीं के कथन है। और निश्चय नय से, पॉइंट देखना आप, निश्चय नय से मैं ही मेरा कर्ता धर्ता कहा जाता है। निश्चय नय से क्या कहते हैं? मैं ही मेरा कर्ता धर्ता कहा जाता है। एक तरफ तो ये बात हो गई, अब वहीं दूसरी ओर कर्ता कर्म का भेद करना ही व्यवहार है। अब क्या करें? और इस प्रकार के भेद का निषेध निश्चय नय का कार्य माना गया है। देखो बात क्या है, आप जो कर्ता कर्म देख रहे हो, इस कर्ता कर्म में भिन्न भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म देख रहे हो या एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म देख रहे हो? और आप कर्ता कर्म देख रहे हो या कर्ता कर्मादि का भेद देख रहे हो? सचिन जी, ये बहुत, ये वाक्य जो है ना रटने जैसा है दिमाग में हमेशा के लिए। दृष्टि बदलते ही नय बदल जाता है। निगाह बदली और नय बदल गया। आपकी निगाह, चश्मा आपके आंखों के ऊपर हरे रंग का लगा हुआ था, उसे उतार करके नीचे रखा, और आपने यदि लाल रंग का, काले रंग का चश्मा लगा लिया, तो जो सब कुछ हरा दिखाई दे रहा था अभी तक, वही सब कुछ काला दिखाई देने लगा। काला चश्मा उतार करके आपने लाल चश्मा लगा लिया, तो सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लगा। लाल चश्मा उतार करके आपने हरे ग्लास वाला चश्मा लगा दिया, तो सब कुछ आपको हरा हरा दिखाई देने लगा। क्या? तो अभी दृष्टि कहाँ है आपकी? अभी सुनो, अब मैं कुछ कह रहा हूं, किताब में मत देखना, सिर्फ मेरी बात सुनना। क्या कह रहा हूं मैंने कहा मैं ही मेरे ज्ञानादिक का कर्ता धरता हूं। क्या? मैंने कहा मैं शरीर का कर्ता धरता हूं, और फिर कहा कि नहीं, शरीर का कर्ता धरता नहीं हूं, मैं अपने ज्ञानादिक का कर्ता धरता हूं। दो वाक्य कह दिए मैंने। शरीर का कर्ता धरता हूं कहना व्यवहार है, और ज्ञानादिक का कर्ता धरता कहना निश्चय नय है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान मेरा गुण है, मेरी पर्यायें हैं। अभी इसमें एक मार्मिक बात, नई बात। क्या? जो मैं ही मेरा कर्ता धर्ता को अभी निश्चय कहा था, तो बोले मेरे में यदि कर्ता कर्म का भेद देखा जा रहा है तो व्यवहार है। जिसे अभी आपने निश्चय कहा था ना, उसी कथन को हम कह रहे हैं व्यवहार है। थोड़ा सा अटपटी लगेगी बात, लेकिन दृष्टि बदल जाने की वजह से वही वाक्य निश्चय नय की जगह व्यवहार नय का हो गया, दृष्टि बदल जाने की वजह से। देखिए बात कैसी है, जब पर का निषेध करके कि नहीं पर का कर्ता धरता नहीं, अपना ही कर्ता धरता है, तो निश्चय हो जाता है। पर के कर्ता धर्तापन का निषेध किया और अपने को अपना कर्ता धर्ता कहा, ये निश्चय का कथन हो गया। क्योंकि पर से भिन्नता यहां देखी गई है, स्वयं से अभिन्नता देखी गई है, दृष्टि में अभिन्नता है, इसलिए निश्चय नय है। अभी इसी वाक्य को देखते समय, ज्ञान दर्शन आदि को देखते समय, हमने भिन्नता नहीं देख करके, पर से भिन्नता नहीं देख करके आत्मा में ही भेद किए ये देखा। मैं और मेरा, ये भेद डाल दिया ना, मैं और मेरा कर्ता धर्ता, मैं और मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र, ये जो भेद कर दिया है, एक अभेद अखंड वस्तु में जो भेद कर दिया है, इस भेद का नाम व्यवहार। ये व्यवहार के खाते में चला गया। क्या क्या गजब दृष्टि है भाई साहब, आचार्यों की दृष्टि। बोले आप भेद देख रहे हो या आप पर से भिन्नता देख रहे हो?
आप एक वस्तु में भेद देख रहे हो या पर से भिन्नता देख रहे हो? पर से भिन्नता देखी तो निश्चय, और एक अभेद अखंड में भेद देखा तो व्यवहार। क्या भानु जी साहब, कुछ ख्याल में आ रही है? पर से भिन्नता देखी, दृष्टि में क्या है, निगाह में क्या है, आपकी निगाह कौन सी जगह पर है ये बतलाओ। व्यक्ति एक, वस्तु एक, निगाह अलग अलग, देखने का नजरिया अलग अलग। रोड पर पड़ी हुई वेश्या की लाश को देखकर चार व्यक्तियों के चार एग्जाम्पल नहीं देते हैं, सुने हैं कई बार आपने। भोगी व्यभिचारी व्यक्ति को देख करके भोगने का परिणाम आता है, जिंदा होती तो भोगता। चोर को परिणाम आता है क्या, कि यदि ये भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं होती तो मैं चोरी करके इसके धन जो है ना, ये गहने चोरी करके ले जाता। वहीं से गुजरने वाले कुत्ते को विकल्प आता है, भीड़ नहीं होती तो मैं इसका मांस नोच करके खा लेता। वहीं भीड़ में खड़े हुए एक सज्जन, साहूकार, साधु पुरुष व्यक्ति को वैराग्य आता है उसकी लाश देख करके, देखो काम भोगों में इसने जीवन बर्बाद कर दिया। व्यक्ति चार, निगाहें अलग अलग, घटना एक, परिस्थिति एक, देखने के नजरिए अलग अलग, मकान एक, चार दिशाओं से खींची गई फोटो अलग अलग, वाक्य एक, उसी एक वाक्य के अंदर मैं ही मेरा करता धरता। मुझे बतलाइए, ये निश्चय नहीं का कथन है कि व्यवहार नहीं का? मैं ही मेरा करता धरता। अब एक व्यक्ति ने क्या कहा, बोले निश्चय नहीं का कथन है। दूसरे विद्यार्थी ने कहा व्यवहार नहीं का कथन है, मैं ही मेरा करता धरता। अब हम क्या करें, बोलो, सही करें कि गलत करें? जिग्नेश भाई क्या करें, बोलो? मैं ही मेरा करता धरता, इस कथन को निश्चय नहीं का कथन बतलाएं कि व्यवहार नहीं का कथन बतलाएं? संतोष जी भाई साहब क्या करना है, बोलो? हटनी जी, निश्चय का कहें कि व्यवहार का कहें? सुनो सुनो सुनो, ये तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है। तो सही गलत का जवाब कैसे निर्णय किया जाएगा कि इसने सही कहा है या गलत कहा है? क्या सही गलत का निर्णय होगा, आपने किस एंगल से कहा ये बतलाओ। यहां लिखा है 242 पृष्ठ पर लास्ट लाइन में लिखा है, निश्चय नय से मैं ही मेरा करता धरता कहा जाता है। लिखा है ना साफ साफ, बोलो लोहाड़िया जी। मैं निश्चय नय से मैं ही मेरा करता धरता लिखा है ना, कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि देखोगे तो कर्ता कर्म का भेद करना ये व्यवहार है। मैं करता हूं और मैं कर्म, ये जो भेद खड़ा कर दिया है ये व्यवहार न है। और यहां मैं ही देख रहे हूं, इंडिविजुअल देख रहे हैं, तो कह दिया निश्चय नहीं। ऐसा है। देखिए 43 नंबर पेज पर बात को कहता हूं, यहां आगे थोड़ा सा सुनना। नए चक्र है, थोड़ी सी जटिलता तो होगी, उपयोग को एकाग्र करके समझेंगे ना तो बात समझ में आएगी। समझने की बात है, समझने के संदर्भ में प्रकरण चल रहा है, समझा रहे हैं। यहां 43 नंबर पेज पर फर्स्ट लाइन, 43 नंबर पेज की फर्स्ट लाइन मैं आपको बतला दूं। 42 के लास्ट से चलता हुआ ये वाक्य आ रहा है, निश्चय नय से मैं ही मेरा करता धरता कहा जाता है। निश्चय नय से मैं ही मेरा करता धरता कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर देखो तो मैं ही मेरा करता, मैं और मेरा ये भेद खड़ा कर दिया है। ये कर्ता कर्म का भेद करना ही व्यवहार है, और इस प्रकार के भेद का निषेध निश्चय नय का कार्य माना गया है। उस भेद का निषेध कर दोगे तो निश्चय नय। इस प्रकार निश्चय का कार्य अभिन्न कर्ता कर्मादि षट कारक के साथ साथ कर्ता कर्म के भेद का निषेध भी है, तथा व्यवहार का कार्य जहां एक और कर्ता कर्म का भेद करना है, वहीं दूसरी ओर भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बताना भी है।
ये जो लाइन यहाँ कही है ना, मैं मारकर चला सकता हूँ क्या मैं इसके ऊपर? भाई साहब आप तो नहीं चला सकते पर मैं चला सकता हूँ। तो ये देखो, ये जो लिखा है ना, एक और कर्ता कर्म का भेद करना, थर्ड लाइन, एक और कर्ता कर्म का भेद करना, वहीं दूसरी ओर भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बताना। ये दो बातें हैं, ये दो वाक्य हैं, दोनों को अंडरलाइन कर दो, बिल्कुल बोल्ड कर दो इन दोनों लाइनों को। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये व्यवहार न्याय के बारे में कितनी बात, दो बातें लागू हो गई यहाँ। ये व्यवहार न्याय के कार्य क्या क्या है? कर्ता कर्म का भेद करना और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध बताना। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये भेद कर दिया गया, ठीक है ना? कर्ता कर्म का भेद कर दिया गया, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये व्यवहार न्याय का काम। और मैं रोटी बनाने का करता हूं, मैं गाड़ी चलाने का करता हूं, ये भिन्न द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध बता दिया, ये भी व्यवहार न्याय का काम। तो चाहे दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताने की बात करो, चाहे एक ही वस्तु के बीच में भेद डालने की बात करो, दोनों व्यवहार न्याय के कथन हैं। इन सबका सौदाहरण विशेष विस्तार निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों के कथन में यथास्थान किया जाएगा, इसलिए आप यहाँ अधिक विकल्प ना करें, ठीक है ना? इन बातों को और समझाएंगे, है ना? अभी तो निश्चय व्यवहार ही निश्चय व्यवहार अपने को पढ़ने हैं, तब और बातें समझ में आएगी। इस प्रकार भेदा भेद संबंधी निश्चय व्यवहार में कर्ता कर्मादि संबंधी भेदा भेद भी आ जाता है। भेदा भेद के साथ में कर्ता कर्म संबंधी बात भी आ जाती है। देखिए आगे चलते हैं। निश्चय व्यवहार की परिभाषा में भेदा भेद विशेषणों के साथ उपचार विशेषण का भी प्रयोग है। भेदा भेद के साथ में उपचार शब्द भी तो है वहां। दो द्रव्यों की एकता संबंधी, समझना, दो द्रव्यों की एकता संबंधी, चाहे वो शरीर आत्मा है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनकी एकता संबंधी जितने भी संयोगी कथन हैं वे सब उपचरित ही तो हैं, इसका नाम उपचार है। देह और आत्मा को एक बताने वाला संयोगी कथन उपचरित व्यवहार ही तो है। एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के कारण कार्यादिक में भी इस प्रकार के कथन करना, ये सब उपचरित कथन ही हैं। क्या इन सब का नाम उपचरित कथन है, समझे आप? माने जहां जहां पराश्रित बातें कर दी गई वे सब उपचरित कथन है। देखिए इसी संबंध में और आगे दो लाइन और पढ़ो। आत्माश्रित कथन निश्चय न्याय और पराश्रित कथन व्यवहार वाली परिभाषाएं भी इनमें घटित हो जाती है। इस तरह से ये भेदा भेद संबंधी बातें यहाँ कही गई है। देखो पूरी चर्चा को यदि मैं निष्कर्ष रूप में आपके सामने रखूं, अभी तक जितनी चर्चा की है, थोड़ा सा और पढ़ूंगा, इस पेज को पूरा करूंगा अभी आज, 2-4 मिनट 5 मिनट और लूंगा, 5-7 मिनट। लेकिन अभी तक की चर्चा को यदि मैं बिल्कुल निष्कर्ष रूप में सरल शब्दों में आपके बीच में कहूं, कहां निश्चय और कहां व्यवहार, कहां निश्चय और कहां व्यवहार, परिभाषाएं लिख सकते हो, समझने के लिए बात को लागू कर सकते हो, शास्त्रों में से प्रमाण खोज खोज करके ला सकते हो, तलाश सकते हैं आप, ऐसे प्रमाण मिलेंगे। लेकिन पहले परिभाषा नक्की करो दिमाग में। एक द्रव्य की बात, एक द्रव्य की बात, वहां अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। एक द्रव्य की बात, वहां क्या अर्थ होगा? एक द्रव्य, दो तरह से परिभाषाएं देखेंगे, एक द्रव्य की अपेक्षा से और एक दो द्रव्यों की अपेक्षा से, अकेले द्रव्य की अपेक्षा से और भिन्न भिन्न द्रव्यों की अपेक्षा से। जब बात की जा रही है एक द्रव्य के संदर्भ में, एक ही द्रव्य से बात कही जा रही है, तो फिर क्या कहेंगे हम? अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। ठीक है। अब बात कीजिए दो द्रव्यों की, तो दो द्रव्यों की जब बात करेंगे, सो भेद सो निश्चय,
और अभेद सो व्यवहार। भेद सो निश्चय। दो द्रव्यों की बात होगी तो भेद करने वाले का नाम निश्चय और अभेद करने वाले का नाम व्यवहार। बस अब ये सारी बातें, अब चाहे आप इनको भेद अभेद की जगह कर्ता कर्म लगा करके देख लो तो भी वही बात लागू होगी। एक द्रव्य के अंदर कर्ता कर्म का भेद देखा तो व्यवहार, और अभेद देखा तो निश्चय। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म की बात की तो व्यवहार, और दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का निषेध कर दिया तो निश्चय। माने निश्चय नए है या व्यवहार नए है, इस बात को लागू करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि ये बात एक द्रव्य के संदर्भ में कही जा रही है या दो द्रव्य के संदर्भ में कही जा रही है। बस इससे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या समझ में आ रही है क्या बात? चलिए समझ में आ गई बात। अब नीचे पढ़ते हैं एक और बात। अब रही निश्चय को भूतार्थ सत्यार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ कहने वाली बात। निश्चय को भूतार्थ कहा जाता है, सत्यार्थ कहा जाता है, व्यवहार ने को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है? समय सार की 11वीं गाथा के अंदर का है ऐसा। कभी कभी तो ऐसा लगता है आप ये नए चक्र पढ़ा रहे हैं कि समय सार पढ़ा रहे हैं। नयों की दृष्टि से समय सार की दृष्टि से नए चक्र, ये समझा रहे हैं। नयों से समय सार पढ़ रहे हैं। कितनी गाथाएं आएगी देखो, 7वीं और 27वीं 2 गाथाएं पढ़ा दी, अब 11वीं गाथा पढ़ा रहे हैं। नीचे देखो भाई क्या लिखा है, संयम। अब रही निश्चय को भूतार्थ सत्यार्थ, व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ कहने वाली बात। तो इसका आशय यह नहीं है कि व्यवहार नए सर्वथा असत्यार्थ है, उसका विषय है ही नहीं। क्या ऊपर थोड़ा सा, इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार, इसका आशय यह नहीं है कि व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ है, उसका विषय है ही नहीं। उसके विषयभूत भेद और संयोग का भी अस्तित्व है। भेद का भी अस्तित्व है, संयोग का भी अस्तित्व है, पर भेद व संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता। इस अपेक्षा उसे अभूतार्थ कहा जाता है। लो 11वीं गाथा के अंदर परिभाषा ही बदल दी भाई साहब। समय सार की 11वीं गाथा में, समय सार की 11वीं गाथा के अंदर क्या कह रहे हैं? निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है। अभूतार्थ है माने निश्चय ने को भूतार्थ क्यों कहा? परिभाषा बात क्या कह दी यहां? जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जिसके आश्रय से आत्मा का अनुभव हो, वो निश्चय, उसे निश्चय कहेंगे। और जिसके आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं हो, वो सब व्यवहार, वो अभूतार्थ। भूदत्तमस्तिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार नए। ये इस लाइन का अर्थ है। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार नए। व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है। क्यों भैया ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नीचे वाली लाइन में लिखा है भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। बोलो, निश्चय नए का विषय अभेद अखंड आत्मा है और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि उसे भूतार्थ कहा है। निश्चय नए को भूतार्थ कहने के पीछे कारण क्या है? कि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, निश्चय नए के विषय के आश्रय से, इसलिए उसे भूतार्थ कहते हैं। व्यवहार ने को अभूतार्थ क्यों कहा है? क्योंकि उसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा है। ये समय सार की लाइन यहाँ बतला दी। भूदत्तमस्तिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। तो
तो इस तरह से ये भूतार्थ और अभूतार्थ संबंधी बात यहाँ कही है। इसी भूतार्थ और अभूतार्थ संबंधी बात को पेज नंबर 47 पर भी नीचे स्पष्ट किया है। जब वो प्रसंग आएगा तो इस भूतार्थ और अभूतार्थ की चर्चा को वहां हम और अलग प्रकार से स्पष्ट करेंगे। और फिर आगे चल करके इसी बात को पेज नंबर 57 पर, पेज नंबर 47 पर और पेज नंबर 57 पर वहां भी भूतार्थ अभूतार्थ की चर्चा की है। तो ये 3 जगह पर भूतार्थ अभूतार्थ की बातें बतलाई है। जब तीनों जगह के प्रसंग हमारे सामने होंगे तो स्पष्ट रीति से समझ में आएगा कि निश्चय नय को भूतार्थ क्यों कहा जाता है और व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा जाता है। अभूतार्थ का अर्थ झूठा करते हैं लोग, अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ करते हैं लोग, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभूतार्थ का अर्थ झूठा कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार नय झूठा नहीं है, क्योंकि व्यवहार नय अपना काम चलाता है, अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। तो प्रयोजन की दृष्टि से देखें तो व्यवहार नय भी अपने स्थान पर, अपनी जगह पर सच्चा ही है। व्यवहार नय भी प्रयोजन की दृष्टि से व्यवहार को व्यवहारवत देखें तो बराबर है बात, और उसी व्यवहार को निश्चयवत देख लिया जाता है तो अनर्थकारी बात हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये बात पढ़ी है और इनमें और भी बहुत सारी बातें लागू हो सकती है। इतनी सुंदर बात कह दी। भेद और 43 नंबर पेज पर पढ़ रहे थे ना अपन, देखना 43 नंबर पेज पर एक बार वाक्य वापस। उसके विषयभूत भेद और संयोग का भी अस्तित्व है। व्यवहार नय के विषयभूत भेद और संयोग का भी अस्तित्व है, पर व्यवहार नय के विषयभूत भेद का और संयोग का भी अस्तित्व है, पर भेद व संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता। ये मार्मिक बात है, कितनी सुंदर गजब का वाक्य है ये। भेद व संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता, भेद के आश्रय से, संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसे अभूतार्थ कहते हैं। बस सीधी सी बात है। जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा वो भूतार्थ, और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो वो हमारे लिए अभूतार्थ। बस बात खत्म। कितने सुंदर व्याख्या यहाँ की है गुरुदेव ने, इसके संदर्भ में और बातें कही है। हम कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यही विराम देते हैं। कुछ पूछना हो तो आपके प्रश्न सादर आमंत्रित है, बोलिए। अमन, है कोई विशेष बात चर्चा का विषय? आप और कोई विशेष बात? हाँ भाई साहब, मेरा एक प्रश्न था अमन। हाँ बोलो। कि अपन ने जो व्यवहार नय में भेद और अभेद दोनों चीज घटाई, तो व्यवहार नय की एक्यूरेट परिभाषा क्या होगी जिसमें दोनों चीज समाहित हो जाए? व्यवहार नय की एक्यूरेट परिभाषा तो यही है, भेद सो व्यवहार। परिभाषा तो यही है उसकी, क्योंकि नए जो होते हैं ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए होते हैं। संयोगों का कथन वाले को व्यवहार का व्यवहार कहें, पंचाध्यायीकार ने तो व्यवहार मात्र का निषेध कर दिया। ये व्यवहार ही नहीं, इसको क्या व्यवहार कहना है? व्यवहार आभास है, ये नया आभास के खाते में डाल दिया उनको, नया आभास कह करके पुकारा है। तो इसलिए अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयत इति निश्चय है, और भेद उपचारतया वस्तु व्यवहारियत इति व्यवहार है। जो सी भेद हुयारम धम्माणम कुणे एक वस्तुस्स सो व्यवहारो बणी विवरियो निश्चय हो गई। लेकिन भाई जो साहब, सी भेद 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 को व्यवहार और अभेद को निश्चय, यही परिभाषा मूल परिभाषा है। इसमें उलझना, इसमें व्यवहार के चारों भेद घटित नहीं हो पाते ना वो। हाँ नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दूसरी परिभाषा, वहां दूसरी परिभाषा लगानी पड़ेगी व्यवहार नहीं की। हाँ, तो वहां कौन सी लगाए? मतलब पराश्रित का नाम व्यवहार है, संयोगाश्रित का नाम व्यवहार है, स्वाश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार है। तो गुण भेद करना वो पराश्रित निरूपण भी हो सकता है। गुण भेद करना, गुण भेद करना कैसे होगा? हाँ, तो ये परिभाषा सर्वत्र नहीं घटित होगी ना, स्वाश्रित और पराश्रित वाली चारों व्यवहार नयों में। नहीं, कैसे परिभाषा घटित होगी स्वाश्रित पराश्रित वाली? गुण भेद वाली नहीं घटेगी ना फिर यहाँ। हाँ, मतलब स्वाश्रित पराश्रित वाले में तो मतलब स्वाश्रित पराश्रित वाली जो परिभाषा है ये घटेगी आपके असद्भूत व्यवहार नय में। हाँ, और सद्भूत व्यवहार जो परिभाषा है वो घटित होगी आपकी सद्भूत व्यवहार नय में।
लेकिन भाई साहब ऐसी कोई परिभाषा जो एक साथ चारों पे घटित हो जाए, ऐसी यदि कोई परिभाषा बन जाएगी तो फिर उसको क्या कहेंगे? फिर तो नए नहीं रहेगा ना, नए की मूल बात ही नहीं रहेगी ना, फिर दृष्टि बदलनी चाहिए ना। अलग अलग नयों में विविध प्रकार की दृष्टिकोण कहाँ लगेंगे फिर? नहीं, एक व्यवहार नय है और उसमें चारों परिभाषा ही समाहित हो जाए, ऐसे भूतार्थ ऐसी अभूतार्थ वाली। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, ऐसी कोई अच्छा। परिभाषा बन ही नहीं सकती। ऐसी यदि परिभाषा बनानी हो तो फिर आपको यही बनानी पड़ेगी व्यवहार नय की परिभाषा, एक द्रव्य में भेद और भिन्न द्रव्यों में अभेद बतलाने वाले को व्यवहार नय कहते हैं। ऐसी परिभाषा बनानी पड़ेगी, जी भाई साहब। है ना। चलिए और कुछ बोलो भाई पवित्र। भाई साहब एक बात बस ये बोलना था कि जो श्रुतपवन दीपक नय चक्र है, हाँ तो उसमें एक परिभाषा दी है कि जो उपनय से उपजनित होता है वो व्यवहार होता है। हाँ, ये कहाँ है? ये अभी तो आई नहीं अपनी परिभाषा, ये तो नहीं, पीछे आई। ये मैं श्रुतपवन दीपक नय चक्र पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पहले पढ़ने में आई थी, तो उसमें उन्होंने चारों भेद इसी में घटित किए हैं हाँ, व्यवहार के उपनय में। उपनय से ये चर्चा अपनी आएगी जब निश्चय व्यवहार के प्रश्नोत्तर वाला प्रकरण पढ़ेंगे ना अपन, वहां चर्चा की है उसकी, तो वहां देखेंगे उस बात को जी। और भाई साहब भूतार्थ का अर्थ अपन प्रयोजन भूत भी कर सकते हैं ना? हाँ है ना, 57 नंबर पेज पर वही अर्थ किया है, भूतम अर्थम प्रद्योत्यति भूतार्थ है। 57 नंबर पेज पे आएगी चर्चा। हाँ, मतलब मैं बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन चूंकि वो विषय आगे आने वाले हैं, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे प्रसंग आगे बतलाने वाले हैं, स्वयं बतलाने वाले हैं, तो यहाँ बतला करके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, और फिर वो पिष्ट पेषण ही होगा। माने उन बातों को फिर अभी यहाँ ले लेंगे तो भूतार्थ सम्यक दर्शन का, आत्मानुभव का, इसका बहुत अच्छा खुलासा किया 47 नंबर पेज पर, भूतार्थ और अभूतार्थ की चर्चा करते हुए। और ये भूतम अर्थम प्रद्योत्यति भूतार्थ है, भूतार्थ अर्थभूत, ऐसा इस तरह का अर्थ किया है वहां भूतार्थ शब्द का। भूत और अर्थ, तो अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन, और भूत को लगा दिया उसके पीछे। भूतार्थ शब्द है ना, भूत प्लस अर्थ दो शब्द हैं, तो अर्थ माने प्रयोजन, और भूत को एज इट इज लेकर के उसके पीछे लगा दिया, तो प्रयोजन भूत जो हो उसका नाम भूतार्थ, ऐसा अर्थ भी किया है। आगे आएगी चर्चा, लेकिन जो चर्चा आगे आने वाली है उसे मैंने यहाँ नहीं छेड़ा है। जी भाई। चलो चलें अपन। हाँ भाई साहब। और कोई विषय? नहीं, कल चलेंगे, बीच में कुछ दिन छुट्टी होने की संभावना है क्योंकि हमारा एक शिविर है गजपंथा में, इसलिए थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा 3-4। अपनी आज संडे को भी अपनी क्लास है। अपने जो विद्यार्थी थोड़े से दूर रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा नजदीक लाने का प्रयत्न करना, संभालना, ठीक है ना। अपने साथियों को दोपहर में सोने का, आराम करने का समय है। चलो जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौ बार कर